नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 19 अक्टूबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के लिए हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होगा फ्रेंड्स। तो आप सेशन में बने रहिएगा अंत तक और वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले लेकिन आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, तकदीर के हर दरवाजे की सिर्फ एक ही चाबी है जिसे हम लोग मेहनत और परिश्रम कहते हैं। यानी कि मेहनत अगर करेंगे और परिश्रम भी उसके साथ ही करते रहेंगे, ठीक है, तो ज़रूर हम लोग उस सफलता के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे। और मेहनत और परिश्रम के चाबी से हम उस सफलता के दरवाजों को जरूर खोल लेंगे, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा। इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका ये जो बने हैं ये डैनियल नोबोआ बने हैं। इसे भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इक्वाडोर के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट है ना, डैनियल नोबोआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डैनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनेंगे। चुनाव जीतने के बाद डैनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति होने वाले हैं। युवा को कुल वोट जो है, ये वोट परसेंटेज की बात करें तो 52.29% वोट मिले हैं, जबकि उनकी जो प्रतिद्वंदी लुइस गोजालेज है उनको 47.71% वोट मिला है ना। तो ये काफ़ी मतलब टक्कर का ये इलेक्शन था। लेकिन इसमें देखिए, अब ये पूछा जा सकता है कि उनका जो ओपोनेंट था वो कौन था? तो लुइसा गोजालेज थे। इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उन्होंने अपने चुनाव अभियान में वादा किया था कि सरकार विदेश निवेश को आकर्षित करने के लिए इक्वाडोर के व्यापार क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास करेगी, ठीक है। उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और युवाओं के लिए नौकरी पैदा करने का भी वादा किया था। वह सितंबर 2023 में मई 2025 तक 17 महीने के लिए भी राष्ट्रपति रहेंगे। नोबोआ अल्वारो के बेटे हैं और जो कि खुद कई बार चुनाव में असफल हुए हैं, ठीक है। इक्वाडोर वर्तमान में लैटिन अमेरिका में चौथी सबसे अधिक हत्या दर वाला देश है। इसे भी याद कर लीजिए। यानी कि लैटिन अमेरिका में हत्या दर जो है वो सबसे ज़्यादा, ये चौथा देश है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा हत्याएं होती है, ठीक है। ये इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये है आपके डैनियल नोबोआ। इसे भी याद कर लीजिएगा, जो कि सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रेसिडेंट है, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में एनिमेटेड जो सीरीज है क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया है? तो ये जो क्रिस ट्रिस बाल्टी बॉय भारत है हम का जो ट्रेलर है ये एनिमेटेड सीरीज है और इसका जो ट्रेलर है ये अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है, अनुराग ठाकुर। देखिए यहाँ पे अनुराग ठाकुर ने एनिमेटेड सीरीज क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम ट्रेलर का लॉन्च किया। इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया है, ठीक है। इसमें कुल 52 एपिसोड है, जिसमें से 1200 से 1947 तक 1500 से 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां शामिल है। श्रृंखला की मेजबानी प्रतिष्ठित एनिमेटेड पात्रों क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय द्वारा की जा रही है। यह श्रृंखला युवा पीढ़ी को उन लोगों की कहानी से प्रेरित करेगी जिनके प्रयासों में आधुनिक भारत को आकार दिया है, ठीक है। इसे विदेशी भाषाओं समेत कई अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। भारत है हम एक एपिसोड में लगभग 50 से 100 पात्र और औसतन 50 पृष्ठभूमि है। हर एपिसोड 11 मिनट का है। इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये अनुराग ठाकुर जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम का श्रृंखला का शुरुआत किया गया और इसमें यह सब है। इसे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज़ किया जाएगा। ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये है अनुराग ठाकुर जी जो कि यूनियन मिनिस्टर है अभी, और ये 11 अक्टूबर 2023 को इसे याद कर लिया, मतलब रिलीज़ किया गया है। इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में सरकार ने अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो नवरत्न कंपनी का जो दर्जा प्रदान हुआ है वो अभी इरकॉन और रीट्स को हुआ है। इसे भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, इरकॉन इंटरनेशनल एंड रीट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है।
अब देखिए हाल ही में सरकार ने इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। इरकॉन नवरत्न का दर्जा पाने वाला 15वां केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम बन गया है। ठीक है, ठीक है। इस कंपनी को निवेश, संयुक्त उद्यम, विलय और अधिग्रहण से संबंधित निर्णय लेने में अधिकतम स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, एक नवरत्न कंपनी विशिष्ट प्रदर्शन मानकों को पूरा करके और कुछ पात्र मापदंडों को पूरा करके ही महारत्न दर्जा प्राप्त कर सकती है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, राष्ट्रीय इस्पात निगम और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कुछ नवरत्न कंपनियां हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा नवरत्न कंपनी नहीं है, तो आपको याद रखने का कि कौन कौन सा नवरत्न कंपनी है, इसलिए ये हम लोग इसको लेके आए हैं। ठीक है ना, इसलिए वो क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। ठीक है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका स्थापना जो है 1976 में हुआ था। ठीक है, और दोनों अभी देखिए भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसको चला जाता है। और जो राइट्स लिमिटेड है ये भी केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम है, जो कि इसका गठन 1974 में हुआ था। और ये राइट्स जो है भारत में परिवहन, परामर्श और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ये सब परिवहन से रिलेटेड कार्य करता है। अब यहाँ पे देखिए रेलवे अंडरटेकिंग राइट्स लिमिटेड एंड इरकॉन गेट्स नवरत्न स्टेटस। तो ये रेलवे का दोनों कंपनी अंडरटेकिंग है। यहाँ पे हम आपको लिस्ट दे दिए हैं कि कौन कौन सा कंपनी महारत्न है, जो कि आपको वो क्वेश्चंस करने में आसानी होगा। जैसे सेल हो गया, एचपी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ओएनजीसी हो गया, पीएफसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, भेल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, गेल हो गया। ये सब सारे लोग क्या है, महारत्न कंपनी है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, पावर ग्रिड हो गया, तो ये सब आपको याद रखना है। अच्छा, नवरत्न कंपनी कौन कौन सा है, तो नवरत्न में देखिए ये HAL हो गया, उसके बाद और कौन कौन सा आपको जानते हैं, जैसे नाल्को हो गया, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कॉनकॉर हो गया, NBCC हो गया। ये सब सारे क्या है, क्या है यहाँ पे नवरत्न कंपनी है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और इसी लिस्ट में वो भी शामिल हो गया, कौन कौन सा, तो इरकॉन और राइट्स, इसे भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने लचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो लचित बोरफुकन का जो प्रतिमा है इसका अनावरण असम में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, असम। ठीक है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने मध्यकालीन युग के अहोम एक जनजाति है, उसका सेना का बाद में लचित बोरगोहन की मूर्ति का अनावरण किया है। उन्होंने स्वाहित स्मारक और उद्यान का भी अनावरण किया, जिसे गुवाहाटी में नारेगी सैन्य स्टेशन के भीतर स्थित असम आंदोलन के शहीदों की याद में विकसित किया जा रहा है। इन दोनों संरचनाओं को असम सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है, यानी कि पैसा दिया गया है। चलिए, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं विश्व खाद्य दिवस जो है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इससे रिलेटेड देखिए हर साल 16 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है 2023 का, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े, ये इस बार का थीम है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के संस्थापक को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 1989 से विश्व खाद्य दिवस की स्थापना हुई थी। विश्व खाद्य दिवस समारोह का नेतृत्व खाद्य और एवं कृषि संगठन द्वारा किया जाता है। जूनियर विश्व खाद्य दिवस तीसरा संस्करण 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और भारत जो है ये 3 से 5 नवंबर को नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन करने जा रही है, इसे भी याद कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य है वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को साथ लाना। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट दिवस है, इसे आप लोग वीडियो पॉज करके इसे जरूर एक बार कर लीजिएगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, मुस्कान दिवस भी 6 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को, भारतीय वायुसेना दिवस 8
8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस, ये इंपॉर्टेंट दिवस है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाकघर दिवस, ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस, ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे, ये भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, विश्व गठिया रोग दिवस 12 अक्टूबर को, विश्व दृष्टि दिवस 2023 वो भी 12 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये 13 अक्टूबर को, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस ये 13 अक्टूबर को, विश्व मानक यानी कि स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे विश्व खाद्य दिवस ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट दिवस है जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? तो देखिए अभी आपको मालूम होगा कि रसिया और यूक्रेन में वार चल रहा था, तो अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आईओसी के द्वारा रशियन जो ओलंपिक समिति है उसको अभी प्रतिबंधित कर दिया, निलंबित कर दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। रसिया का ऐसा किया है यूक्रेन वार के वजह से। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए लोनास्क, डोहान्स और खरसोन जैसा जो जगह है और जो जपोरिजिया पर ये कब्जा ये लोग कर लिए हैं रसिया के लोग, और यही सब जो लड़ाई है इसके वजह से ये इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। रशिया का राजधानी मॉस्को है और वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो अभी कौन है? तो पुतिन जी हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोहिमा में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? तो ऑब्वियस से बात है, मेडिकल है तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हैं ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी एट प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा कोहिमा यानी कि नागालैंड का राजधानी कोहिमा में नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कोहिमा के फ्रीबागी में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड साइंसेज NIMSR का उद्घाटन किया। यह न केवल चिकित्सा शिक्षा प्रदान करेगा बल्कि अनुसंधान में भी योगदान करेगा। ठीक है, यह नया मेडिकल कॉलेज गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती स्वास्थ्य के सेवा प्रदान करेगा। ये सब सारे चीज़ इसमें बताया गया है। इससे स्वास्थ्य सेवा में कई अवसर खुलेंगे और राज्य के युवाओं को लाभ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नागालैंड अपनी जीवन संस्कृति परंपरा और लोगों की शांतिपूर्ण जीवन शैली के साथ अवसरों को भी भूमि है। ठीक है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एशिया में सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, ये भी याद कर लीजिएगा। और अभी मौजूदा ये अस्पताल है, इसे भी याद करिए। इसका जो स्थापना है 28 जनवरी 1835 को लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया था। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए ये देखिए यहाँ पे मनसुख मंडाविया जी हैं कि जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और नागालैंड के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो नेफ्यू रियो है, वहाँ पे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में किस विभाग ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया है, यानी कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ये कौन सा डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जस्ट अ मिनट। चलिए अब यहाँ पे देखिए केंद्रीय मंत्री ये कौन दिया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया है। इसका जो सम्मेलन है ये वाणिज्यिक केंद्र एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसका सम्मेलन आयोजन किया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा। पुरस्कार में क्या क्या होता है? तो एक ट्रॉफी होता है, प्रशस्ति पत्र यानी कि सर्टिफिकेट होगा और 1 लाख रुपए का नगद राशि होगा, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, उन्होंने दक्षता बढ़ाने के लिए पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क्स महानियंत्रण कार्यालय में भी 100% डिजिटलीकरण करने की योजना को भी शुरुआत की है, घोषणा की है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत जो 2014 में 81वें पोजीशन पे था, ये 2023 में 40वें स्थान पर आ गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 जो जीता है वो IIT मद्रास के द्वारा जीता गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चलिए ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है रौनक साधवानी ने। इसे भी याद कर लीजिएगा, रौनक साधवानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023। ठीक है, ये जो है वह महाराष्ट्र में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है, ये भी याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र के रहने वाला है। इटली में अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के मतलब इसमें जीते हैं, और ये 11वां राउंड टूर्नामेंट हुआ था, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पिछले सप्ताह 17 वर्ष के रौनक ने दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को अपना पहला यूरोपीय खिताब जीतने में मदद किया था, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? यानी कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023? तो ये जो इसका जो थीम है वो है स्केलिंग अप इंटीग्रेशन ऑफ एनसीडीज इन प्राइमरी केयर। ठीक है, यानी कि प्राथमिक देखभाल में एनसीडी के एकीकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ये इस बार का थीम है जो कि आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने 15 अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 में प्राथमिक देखभाल में एनसीडी के एकीकरण को बढ़ावा पर उच्च स्तरीय पैनल पर चर्चा की संबोधित किया। डॉक्टर भारती पवार ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, राज्य मंत्री है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। ये WHO ने भारत प्रतिनिधि डॉक्टर रोडिरेको एच अफ्रीकन भी उपस्थित थे इसमें, WHO के जो भारत प्रतिनिधि है। इस वर्ष विश्व शिखर सम्मेलन का जो विषय वस्तु है वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए एक निर्णायक वर्ष, ये इस बार का थीम है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि भारत जो है वो 75 में से 25 पहल शुरू कर चुका है और बाकी करेगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इतना ही है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स में हो। अभी जैसे आने वाले एग्जाम्स हैं, बिहार SSC है, ठीक है, रेलवे का RPF का वैकेंसीज आने वाला है, ठीक है, बिहार SI का है। तो सारे एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस हमारा सेशन से ज़रूर देखने को मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, अन्य लोगों के साथ भी इसे शेयर करें। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।